हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर से 14 नवंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बृहदेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर को जो है ये आपका राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इस मंदिर को निर्माण जो है ये आपके चोल वंश के राजा प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो राजा प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर वंश यहाँ पे पूछा गया होगा तो चोल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर, ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपके भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपका बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था ना, ये किस शैली में बनाया गया था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये आपके द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम के द्वारा जो है 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। और कब किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1987 में जो है बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है इसे शामिल किया गया है। तो ये वर्ष भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है इसका जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है ये आपका वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे जो है संयुक्त रूप से जो है आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2024 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की बात कर ले तो ये जो आपका 2024 का जो ये आपका 9वां संस्करण रहा था। पहला जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का जो पहला संस्करण हुआ था ये आपका 2007 में हुआ था, जो कि आई थिंक आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और 2007 में जो विजेता टीम रहा था ना पहले संस्करण का, वो आपका भारत देश रहा था। और 2024 में भी जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ है ना, इसका भी जो आपका चैंपियंस टीम रहा है यानी विजेता जो टीम रहा है ये भारत देश रहा है। यानी भारत जो इसका दूसरा खिताब जो है वो जीत चुका है। वहीं अगर रनर अप की बात कर ले तो देखिए उप विजेता जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश रहा है। और इसमें आपके जो है मैन ऑफ द सीरीज जो है वो कौन रहे हैं, यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो कौन रहे हैं। तो देखिए, इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है ना, ये भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो है वो दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना इस टूर्नामेंट में, ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज रेमनातुल्लाह गुरबाज ने जो है सबसे ज़्यादा अधिक रन मारे। कितने रन, तो 281 रन जो वो मारे हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट की बात कर ले तो ये आपके अफगानिस्तान के गेंदबाज फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह जो कि भारत के गेंदबाज है, दोनों ने जो है 17 विकेट जो है वो लिए हैं। और इस टूर्नामेंट में जो है कितने प्रतिभागियों ने जो है भाग लिया था, तो इसमें जो आपके टोटल 20 देश ने जो है वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य आईसीसी इवेंट्स की बात कर ले तो देखिए 2025 का जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी है ना, यह आपका पाकिस्तान देश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 2023 का जो आपका ओडीआई विश्व कप है यह आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता टीम जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता जो है यह आपका भारत देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अटल सुरंग ये जो है किसे जोड़ती है। तो देखिए, अटल सुरंग की बात कर ले तो ये आपका मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जो वो जोड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा जो है असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, जो कि आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये 15वीं शताब्दी में जो है श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सत्रिया नृत्य को जो है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो कब दिया गया था? तो देखिए वर्ष 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को जो है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग जो है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। फोर्थ आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर जो है मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का है। और ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में आपके यही जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सार्क का जो है पूरा नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपके द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सार्क की स्थापना जो ये कब हुआ था? तो देखिए सार्क की जो स्थापना है ना ये 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए वर्तमान में आपके जो है 8 सदस्य देश हैं। और वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 देश जो हैं आपके सार्क के 8 सदस्यीय देश हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे नवीनतम देश अगर पूछा जाए कि सार्क में कौन सा जुड़ा है तो ये आपका जो है अफगानिस्तान जुड़ा है। और कब जुड़ा था? तो ये आपका 2007 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो है अफगानिस्तान को सार्क का जो है वो नया सदस्य जो है वो बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इस संघ का मुख्यालय पूछा जाए तो ये आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना ये किस राज्य में स्थित है? ये नहीं पूछा गया था कि कब स्थापित किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में इसका जो नाम था ना वो नंदा देवी नहीं था। ये आपका 1982 में स्थापित किया गया था। और उस समय जो इस पार्क का जो नाम था ना ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो वो स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में आपका 2005 में इसका नाम बदलकर जो है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है इसका नाम जो वो कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1988 में यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल भी जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक? यानी कार्नेटिक म्यूजिक में जो है टेम्पो का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये जो आपका द स्पीड ऑफ ए गिवन पीस ऑफ म्यूजिक यानी टेम्पो जो है किसी दिए गए संगीत के टुकड़े की जो है ये गति है। और इसे आमतौर पर जो है 1 मिनट में होने वाली धड़कनों की संख्या से जो है वो मापा जाता है। और इसे जो है धड़कन प्रति मिनट यानी बीपीएम के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और कुछ अधिक लोकप्रिय टेम्पो के अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आपके ग्रेव, इसके अलावा लेंटो, लार्गो, एडेगियो, एंडांटे, मॉडरेटो, एलग्रेटो, एलग्रो, इसके अलावा विवेश, प्रेस्टो, प्रेस्टिसिमो ये सब जो आपके शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में ये सब आपके नहीं दिए गए थे। कार्नेटिक म्यूजिक में जो आपका टेम्पो का मतलब होता है ना वो आपका लय होता है। तो ऑप्शन में आपको लय जो वो जरूर देखने को मिला होगा। तो लय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो पूछा गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरआरबी की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ना, वो ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था, जिन्हें अब तक वाणिज्य बैंकों द्वारा जो है सेवा प्रदान जो वो नहीं किया जा रहा है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना ये जो कब हुआ था, तो ये आपका 26 सितंबर 1975 को किया गया था। और किस अधिनियम के प्रावधानों के अकॉर्डिंग किया गया था, तो ये आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत जो है 26 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 हॉकी विश्व कप जो है ये आपके किन दो स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो हॉकी विश्व कप, पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप है ना, ये आपके भारत देश के उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पर स्टेडियम के बारे में पूछा गया था कि किन दो स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और सेकंड आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। और यहाँ पर जो बैठने की क्षमता ये आपका 20,000 से अधिक जो है यहाँ पे बैठने की क्षमता है, जो कि आपका भारत के राउरकेला जिले में स्थित है। तो आपका जो है ये कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 हॉकी विश्व कप पुरुषों में आपका जो विजेता टीम रहा है ये कौन रहा है, तो ये आपका जर्मनी देश रहा है, जो कि इसका तीसरा खिताब जो वो जर्मनी देश के द्वारा वो जीता गया है। और वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो आपका बेल्जियम देश रहा है, और ये कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 15वां संस्करण रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दशहरा इन विच मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दशहरा का जो पर्व है ना, ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए अगर दशहरा पर्व की बात कर ले तो देखिए दशहरा पर्व जो है ये आपका बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो वो माना जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने यानी आश्विन में जो है ये आपके 10वें दिन जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो आश्विन आपका यहाँ पे अश्विन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी हिंदी कैलेंडर में इसे जो है आश्विन कहा जाता है। तो आश्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का 100वां जो संशोधन है ना, ये किस वर्ष में हुआ था, ये पूछा गया था वर्ष के बारे में। तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 2015 में हुआ था। तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 100वां संविधान संशोधन ये जो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यहाँ पे सोहन नहीं कीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो वो सुझाव दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपके 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव जो वो दिया गया था। अब आप बोलेंगे कि सर 42वें संविधान संशोधन के तहत आप बताते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है आपके 8 सुझाव ही दिए थे, लेकिन 2 आपके जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे सुझाव के बारे में पूछा गया था। तो 8 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परख में जो है आर का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए परख में जो आर का मतलब होता है ना, पहले तो आप परख का पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जो आपका परख का फुल फॉर्म होता है, और जिसमें आर का जो मतलब होता है ना वो आपका रिव्यू होता है। तो रिव्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रकाश सिंह बादल के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, पूछा ये गया था कि प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका 25 अप्रैल 2023 को जो वो निधन हो गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकाश सिंह बादल जो है ये आपके बहुत ज़्यादा दिन तक जो है यह पंजाब के राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। और कब कब रहे थे, तो ये आपका जो है 1970 से 1971 तक जो है पंजाब के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। उनके उसके बाद जो 1977 से 1980 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। 1997 से 2002 तक भी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। और 2007 से 2017 तक जो है ये आपके पंजाब राज्य के जो वो
मुख्यमंत्री रहे थे, यानी बहुत लंबे समय तक जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री जो वो रहे थे। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच रिएक्शन, यानी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो प्रयोग है ना, ये आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट में जो है वो किया जाता है, लेकिन ये जो है किस रिएक्शन के कारण होता है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात कर ले तो जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो देखिए जागोई और चोलम की बात कर ले तो ये आपका मणिपुरी नृत्य के जो है ये आपके दो मुख्य भाग हैं, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो आपका किस शहर में हुआ था। तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मुंबई यानी बम्बई जो है वो दिया गया था, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत का सबसे साक्षर जिला जो है कौन सा है, 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं तो केरल का जो आपका एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो आपका 100% जो है वो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर केरल ऑप्शन में दिया गया होगा केरल का एर्नाकुलम, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2011 के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो आपका सिरछिप है ना ये भारत का सबसे साक्षर जिला है, और ये जो है कहाँ पर है सिरछिप, तो ये आपका मिजोरम राज्य का जो एक जिला है, और इसकी जो साक्षरता दर रही थी ना वो 97.91% रहा था। वहीं अगर सबसे कम लिटरेट की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो आपका जिला है ना ये आपके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जो है ये सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2023 का जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप था ना ये आपका 19वां संस्करण था, और ये जो आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। तो कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना जो कि आपका 1191 में हुआ था, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए तराइन के जो पहला युद्ध है ये आपका 1191 में हुआ था, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ना ये आपका 1192 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी का जो है वो जीत हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है दूसरे युद्ध में जो वो हार गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की जो शुरुआत है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा 13 मई 2020 को जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो 13 मई 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छऊ डांस इज पॉपुलर इन द विच स्टेट। तो देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में दिया गया था और झारखंड भी ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा जो क्वेश्चन था ना मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि छऊ नृत्य और झुमरा जो नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए झुमरा जब आपका यहाँ पर ऑप्शन में आ गया ना तो आपको यहीं पर स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि झुमरा जो है ये आपका, मैंने आपको हर बार बताया कि ये आपका झारखंड राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो छऊ और झुमरा में झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका छऊ नृत्य है ना ये 3 प्रकार का जो वो 3 राज्यों का जो वो लोक नृत्य है, और वो 3 लोक नृत्य कौन कौन से किस किस राज्य का। तो पहला आपका वेस्ट बंगाल का जो है लोक नृत्य है, और इसे जो है इस छऊ को वेस्ट बंगाल में जो है ये पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपका उड़ीसा राज्य का जो है लोक नृत्य छऊ, और इसे जो उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। और थर्ड आपका झारखंड का भी छऊ जो है वो लोक नृत्य है, लेकिन झारखंड में इसे जो है सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत में सबसे पहला जो मानसून आता है ना ये आपका केरल राज्य में आता है, और सबसे अंतिम जो मानसून आता है ये आपका पंजाब राज्य में आता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेयर इज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन 2023। यहाँ पे 2023 का पूछा गया था। तो देखिए 2023 में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था, जो कि 5वां संस्करण था। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये आपका 8 शहरों में आयोजित किया गया था। और कितने स्थानों पे, तो ये आपका 11 स्थानों पे आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर 2024 की बात कर ले तो देखिए 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये आपके जो है तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। और तमिलनाडु में कितने शहरों में, तो ये आपका 4 शहरों में आयोजित किया गया है, जो कि आपका चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, यहाँ पे जो आपका 4 जगहों पर जो है 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो वो आयोजित किया गया है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 2018 में जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा जो है ये आपका 2019 में जो है महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया गया था। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका 2020 में जो है आपका असम गुवाहाटी में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और चौथे की बात कर ले तो 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और 2023-24 का तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पीएम प्रणम योजना, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2023-24 में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जो है कौन सी योजना जो वो चलाया गया है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जो है ये आपका पीएम प्रणम योजना जो है ये शुरू किया गया है। तो पीएम प्रणम योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पीएम प्रणम योजना के बारे में जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि यहाँ से आपका एसएससी फेज 12 या फिर आपका सीपीओ या सीएचएसएल में जो यहाँ से जरूर प्रश्न जो आपका टपकेगा। और देखिए मैंने आपको बताया, और सीएचएसएल में जो है यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम से जो वो जरूर जुड़ लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो वगैरह होते हैं ना, सारा कुछ मैं जो वहाँ पे अपडेट जो वो कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैच द फॉलोइंग से जो वो प्रश्न जो वो पूछा गया था, जहाँ पर एक तरफ जो आपका स्टेट का नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो वो पोर्ट का नाम जो वो दे दिया गया था। तो पहला आपका दिया गया था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसके अलावा अगर हुगली पोर्ट की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका हुगली बंदरगाह है ना, ये आपका कोलकाता में स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में सही चला जाएगा। चेन्नई में बात कर ले तो इन्नोर पोर्ट जो है ये आपका चेन्नई में है। और इसके अलावा एक आपका गोवा भी ऑप्शन में दिया गया था, तो देखिए गोवा में आपका जो सही होगा ना, वहाँ पे आपका दिया गया था मोरमुगांव। मैं आपको बता देता हूँ मोरमुगांव पोर्ट जो है ना, ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो मोरमुगांव वाला में जो आपका गोवा जो है वो सही मैच होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का जो है अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए राजकोषीय घाटा का जो अर्थ होता है ना, ये सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को ही जो है ये राजकोषीय घाटा जो है वो कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का भाग 4A जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 4A की बात कर ले तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत मैं आपको जो है डिटेल में वीडियो बता चुका हूँ, तो अब ये बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल जो है वो कौन है। तो देखिए कर्नाटक के जो वर्तमान में राज्यपाल है ना यानी गवर्नर जो है ये आपके थावर चंद गहलोत हैं। तो थावर चंद गहलोत आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइंस से आया था कि एमीटर में जब करंट को दुगना कर दिया जाता है ना, तो लेंथ जो है ये कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि R = क्या होता है, तो रो L/A होता है, जहाँ पे रो आपका क्या रेजिस्टिविटी है, लेंथ आपका L जो आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर है, और A जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और R जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करंट को अगर एमीटर में करंट को अगर दुगना कर दिया जाना तो लेंथ आपका क्या होगा, तो वह आपका हाफ हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में हाफ जरूर दिया गया होगा, तो हाफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टर्म जो है बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था ऑलराउंडर। तो देखिए ये जो आपका ऑलराउंडर जो टर्म है ना, ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ना कि बास्केटबॉल से है। तो ऑलराउंडर आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी आया था कि 5 ईयर प्लान में जो है प्लानिंग हॉलीडे का जो है वो पीरियड पूछा गया था। तो देखिए अवकाश योजना का जो अवधि रहा था ना, ये आपका 1966 से लेकर जो है 1969 तक रहा था। तो 1966 से 69 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो संघवाद होता है। और संघवाद का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो देखिए विभिन्न स्तरों पर सरकारों के जो बीच सत्ता का जो बंटवारा हो है ना, इसे जो है वो संघवाद जो है वो कहा जाता है। तो विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो बच्चे द्वारा मुझे 100% रियल मिले थे। नेक्स्ट अगर फोर्थ शिफ्ट की बात कर ले तो फोर्थ शिफ्ट में आपका कहता है कि संविधान के किस भाग में जो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता का जो वो प्रावधान है, तो यहाँ पे भाग पूछा गया था। तो देखिए भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान जो वो किया गया है, तो भाग 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भाग 3 में आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा भाग 4 में अगर पूछा जाए, और देखिए भाग 3 को ही जो है भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो है वो दिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में आपका जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ब्रज उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अगर ब्रज उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में हर साल जो है फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जो है होली से कुछ दिन पहले 2 दिन तक जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका ब्रज उत्सव है ना, ये आपके भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ब्रज उत्सव तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो अलग नाम है ब्रिज रज उत्सव, ये नाम है, ठीक है। ब्रिज रज उत्सव जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ अगर ब्रज उत्सव पूछा जाए तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए थॉमस कप की बात कर ले तो ये जो आपका पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता टूर्नामेंट है। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महिलाओं का अगर बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा है, तो ये आपका उबेर कप है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उबेर कप अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और आप कमेंट करके एक जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया कि उबेर कप की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो सिफारिश है ना, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो वो किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों को जो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके तहत जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना था। तो देखिए बिहार का जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रहा था ये 25.42% रहा था। अरुणाचल प्रदेश का 26.03% रहा था। मिजोरम का आपका 23.48% रहा था। और मध्य प्रदेश का जो है 20.35% रहा था। तो ये 4 राज्यों का जो वो पूछा गया था। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि बड़ा से छोटा जो आपको सजाना था। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, आप इस क्रम से जो वो सजा सकते थे। सबसे बड़ा में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर ले तो मेघालय राज्य का जो सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कितना है, तो 27.95% है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सी जनजाति जो है भारत में नहीं पाई जाती है। जहाँ पे एक जनजाति आपका नाम दिया गया था मसाई जनजाति। तो देखिए ये जो आपका मसाई जनजाति है ना, ये दक्षिण के केनिया और उत्तरी तंजानिया में जो है ये आपका जनजाति जो है वो पाया जाता है। तो मसाई जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो देखिए गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, आगामी, भूटिया, चेंचू, कोडावा, ये सभी जो जनजाति है ना, ये भारत में पाई जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी आदिवासी जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये आपका भील जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का एक उपग्रह नहीं है। जहाँ पे एक ऑप्शन आपका टाइटन दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका टाइटन है ना, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ना कि बृहस्पति का। तो आपका टाइटन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बृहस्पति के अगर उपग्रह की बात कर ले तो देखिए कैलिस्टो, इसके अलावा यूरोपा, सॉरी यहाँ पे फिर से कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड, ये जो आपके बृहस्पति के जो वो उपग्रह हैं। तो 3 ये ऑप्शन में दिया गया था और एक आपका टाइटन दिया गया था जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा मंगल ग्रह का अगर प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाए तो ये आपका डेमोस है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किसके जन्म दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका विश्व में प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये आपका 2 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। और ये जो है महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आपका जो ये अहिंसा दिवस मनाने की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो इसकी जो मंजूरी है आपका 2007 में दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गतका निहंग सिख योद्धाओं की जो है एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसका उपयोग जो है आत्मरक्षा के साथ एक खेल के लिए जो वो किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गतका जो है ना, ये किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है। तो देखिए गतका जो है ये आपका पंजाब राज्य का जो है एक मार्शल आर्ट है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपको जो है मिलान करना था, जहाँ पर एक तरफ जो है लोक नृत्य दे दिया गया था और एक तरफ जो उनके राज्य जो वो दे दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि भांगड़ा को जो है मिलान करना था। तो देखिए भांगड़ा और गिद्धा ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। सेकंड आपका जो है वो बिहू जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बिहू है ना, ये आपका असम राज्य का जो है वो लोक नृत्य है। और तीसरा आपका टिप्पानी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका टिप्पानी है ना, ये आपके गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आर्टिकल 142 से जो आपका प्रश्न पूछा गया था, बाय विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। यानी हाल ही में किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने यौन कार्य को जो है एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसे करने वाले कानून के तहत जो है सम्मान और सुरक्षा के हकदार होंगे। तो ये जो आपका अनुच्छेद 142 के तहत जो है ये आपका जो है वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 142 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी मान्यता जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 में मणिपुर में किस पूर्व मंत्री को जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2023 में मणिपुर के पूर्व मंत्री को जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये थोना ओजम चाओबा को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो थोना ओजम चाओबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में जो आपका थांगटा जो मार्शल आर्ट है ना मणिपुर का, इनके लिए भी जो है ये पद्मश्री पुरस्कार 2023 में दिया गया है। और किस व्यक्ति को दिया गया है, तो ये आपके काकचिंग ताबम सनाथोइबा शर्मा को जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया था। तो देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, ये कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था। और किस वंश के द्वारा अगर पूछा गया होगा तो राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एलोरा का कैलाश मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो भारत में पहली जो तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना, ये कब आयोजित किया गया था, ये पूछा गया था। तो देखिए भारत में पहली जो तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना, ये आपका 1973 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि माँ तुझे सलाम ये जो किसकी एल्बम गीत है। तो देखिए माँ तुझे सलाम जो है ये आपका AR रहमान के द्वारा जो वो इस गीत को जो है वो गाया गया है। तो AR रहमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हॉर्स पावर शब्द को सबसे पहले उपयोग जो है ये किसने किया था। तो देखिए हॉर्स पावर शब्द का जो सबसे पहले उपयोग है ना, ये आपके जेम्स वाट के द्वारा जो वो किया गया था। तो जेम्स वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर इक्वल टू जो है ये कितना वाट होता है। तो देखिए एक हॉर्स पावर इक्वल टू जो है ये आपका 746 वाट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्तमान में यहाँ पे CBC नहीं CIC के जो है अध्यक्ष कौन है। तो
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CIC का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए CIC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, यानी आपके जो मुख्य सूचना आयुक्त। वर्तमान में जो ये कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है ना, ये आपके हीरालाल सामरिया है। तो हीरालाल सामरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर CBC की बात कर ले तो देखिए CBC का मतलब आपका क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। और वर्तमान में जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्थिर मूल्य पर जो है राष्ट्रीय आय से जो वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जो सामान्य देश के निवासी एक वर्ष में जो है उत्पादित करते हैं, जब आधार वर्ष की कीमतों पर गणना की जाती है। और आधार वर्ष एक नियमित वर्ष है जो मूल्य भिन्नता से जो वो मुक्त होता है। तो ये आपका अगर परिभाषा दिया गया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था साबुन। तो देखिए ये जो आपका साबुन है ना, ये आपके पर्णपाती वन में जो है वो पाए जाते हैं। तो साबुन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला जो है ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो देखिए फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो वो राज्यपाल बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के जो आपके वर्तमान में भी जो राज्यपाल है ना, ये शिव प्रताप शुक्ला ही हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो है यहाँ पर इस राज्य में 3 सीटें हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके गवर्नर से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो आपका असम राज्य का जो है गवर्नर का नाम पूछा गया था। तो देखिए असम राज्य के जो वर्तमान में गवर्नर है ना, ये आपके गुलाब चंद कटारिया हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके S अब्दुल नज़ीर हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल की बात कर ले तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के आपके विश्वभूषण हरिचंदन है। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश का तो मैंने आपको बता दिया है। झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है ना, ये आपके CP राधाकृष्णन हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि झारखंड के जो फिर से जो मुख्यमंत्री है ना, ये आपके हेमंत सोरेन बन गए। पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और चंपाई सोरेन जो है वो बन गए थे, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन जो है ये आपके झारखंड के अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है वर्तमान में आपके जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री जो वो बन गए हैं। तो हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ ले। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो देखिए थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल जो है ये आपके आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के आपके रमेश बैस हैं। मणिपुर के जो आपके अनुसुईया उइके हैं। मेघालय के आपके फागू चौहान हैं। मिजोरम के आपके कंबपति हरिबाबू हैं। इसके अलावा अगर नागालैंड राज्य की बात कर ले तो देखिए नागालैंड राज्य के ला गणेशन जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। उड़ीसा के आपके रघुवर दास जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा पंजाब के आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजस्थान के आपके कलराज मिश्र हैं। सिक्किम के आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तमिलनाडु के RN रवि हैं। और वर्तमान में तेलंगाना के जो है CP राधाकृष्णन, जिन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार जो वो दिया गया है। त्रिपुरा के जो आपके नल्लू इंद्रसेना रेड्डी हैं। और वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं अगर उत्तराखंड राज्य की बात कर ले तो गुरमीत सिंह जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जो है ये आपके डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। तो ये सारे राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो है आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि त्रिपुरा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा जो है वो पूछा गया था। तो देखिए त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका कोको बोरोइक है। तो कोको बोरोइक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी को जो है त्रिपुरा राज्य में आपके जो है कोको बोरोइक दिवस के रूप में भी जो है ये आपका मनाया जाता है।
इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि त्रिपुरा राज्य का जो गठन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 जनवरी 1972 को जो है आपके 3 राज्यों का गठन जो है वो किया गया था। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका त्रिपुरा, सेकंड मणिपुर, थर्ड आपका मेघालय। ये 3 राज्यों का जो गठन है ना ये आपका 21 जनवरी 1972 को जो है वो किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है ये 3 राज्यों का गठन जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य में अन्य बोली जाने वाले भाषा की बात कर ले तो बंगाली और अंग्रेजी भी जो यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की राजधानी की बात कर ले तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है ये आपके फायरे के लंगूर है। राजकीय पक्षी की बात कर ले तो हरा शाही कबूतर जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष जो है ये आपका अगर है। और राजकीय फूल जो है ये आपका नागेश्वर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। तो देखिए ये जो आपका बलबन था ना गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा जो है रक्त एवं लौ की नीति जो है वो अपनाया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और गयासुद्दीन बलबन की बात कर ले तो ये जो आपका दिल्ली के मामलुक का जो है ये 9वां सुल्तान था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन ये जो है किस वंश से संबंधित था, तो ये आपका मामलुक वंश से संबंधित था। और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही जो है आपका सिजदा और पैबोस प्रथा भी जो वो शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि किस धर्म के लिए था, तो ये आपका पारसी धर्म के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच नेशनल पार्क मोस्ट एशियाटिक लायंस आर फाउंड, यानी जो आपके एशियाई शेर होते हैं ना ये किस राष्ट्रीय उद्यान में जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए एशियाई शेर जो है ये आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो वो पाए जाते हैं। और ये जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका एक सिंह वाले गैंडे के लिए जो ये प्रसिद्ध है। और ये जो आपका असम राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गिद्धा और भांगड़ा ये जो है किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है। आई थिंक आपका गिद्धा ही सिर्फ पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका गिद्धा और भांगड़ा है ना ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर लें तो देखिए गरबा और डांडिया ये जो आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा छऊ और कर्मा जो है ये आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो है झूमर और विदेशिया ये दोनों जो नृत्य है ना ये आपके बिहार राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। अब देखिए झूमर में थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है क्योंकि झूमर जो है आपका कुछ राजस्थान का भी है, इस तरह से आपका दिया रहता है। ठीक है, तो आपको विदेशिया याद रखना कि विदेशिया जो है ना ये आपका बिहार राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हेमिस महोत्सव पर जो है किस धर्म का जो वो प्रभाव है। तो देखिए अगर हेमिस महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तरी भारत के एक क्षेत्र में लद्दाख में जो है यह इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। यानी जो आपका हेमिस महोत्सव है ना ये लद्दाख में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक त्यौहार है। और इस त्यौहार पर जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि धर्म का पूछा गया था। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हेमिस महोत्सव में जो है किस भगवान को जो वो समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका त्यौहार है ना ये आपके भगवान पद्मसंभव को जो वो समर्पित है। और पद्मसंभव को ही जो है ये आपके गुरु रिनपोछे के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जिन्हें तिब्बत में जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक भी जो वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स सेंसस इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना जो वो संचालित करता है। तो देखिए भारत में जो जनगणना है ना ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसे संचालित किया जाता है। तो गृह मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1951 के बाद जो आपके सभी जनगणनाएं हैं ना ये आपके 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत जो वो कराए जा रहे हैं। और 2011 की जो जनगणना थी ये आपका 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो देखिए स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना था ना ये 7वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका पिछला जनगणना 2011 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो जनगणना होगा वो आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2021 में नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जनगणना जो है ये आपके अनुच्छेद 246 के तहत जो है ये किसका विषय है। तो
तो ये आपका संघ सूची का विषय है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची में जो है आपको 3 सूची का जो वो बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें आपका जो जनगणना है ना ये आपके संघ सूची का विषय है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किस संख्या में जो ये सूचीबद्ध है, तो ये आपका 69 में जो वो सूचीबद्ध है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा को अपराध जो वो घोषित कर जो है इसे समाप्त कर दिया था। तो देखिए भारत में जो आपके विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, तो विलियम बेंटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है ये आपका 1828 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक रहा था, और ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हें जो है भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्कीम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन बजट 2023-24 यानी केंद्रीय बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान भारत के आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कौन सी योजना जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान जो है भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आपका जो ये अमृत धरोहर योजना जो वो शुरू किया गया था, तो अमृत धरोहर योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्ल्ड आपका वेटलैंड डे ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, और 2 फरवरी 2024 को इसका जो थीम था वो क्या रहा था, तो देखिए 2024 का जो इसका थीम है ना ये आपका आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण, ये जो 2024 का जो है वो आपका थीम रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्चुअल वाटर इंट्रोड्यूस्ड बाय यानी आभासी जल की जो अवधारणा है ना ये सर्वप्रथम किसने दी थी। तो देखिए आभासी जल की जो अवधारणा है ना ये 1990 में आपका जो है टोनी एलन के द्वारा जो वो दिया गया था, तो टोनी एलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्चुअल आपका जो वाटर है यानी आभासी जल जो ये क्या जो वो होता है, तो देखिए कृषि और औद्योगिक उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में जो खपत होने वाली जल को ही जो है ये आपका आभासी जल जो है वो कहा जाता है। और देखिए ये जो है पानी का एक छुपा हुआ प्रभाव है जब भोजन या अन्य वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कोंकण रेलवे इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर यानी कोंकण जो रेलवे स्टेशन है ना इसका गठन जो है ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे की जो स्थापना है ना ये 19 जुलाई 1990 को जो वो किया था, लेकिन इसका जो निर्माण है ना ये आपका 1998 में किया गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 1990 में ऑप्शन में दिया गया था या फिर 1998 दिया गया था, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोंकण रेलवे स्टेशन का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में पहली जो रेलवे ट्रेन है ये कब चलाई गई थी, तो देखिए भारत में जो पहली रेलवे है ना ये आपका 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था, और किसके शासनकाल में जो ये शुरू हुआ था, तो ये आपका डलहौजी के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू किया गया था। और पहला जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये आपका बोरी बंदर से थाने के बीच चला था, और कितने किलोमीटर तक दूरी तय किया गया था, तो 34 किलोमीटर की दूरी जो वो तय किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में जो है ये किसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती की बात कर ले तो ये जो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी के जो ये आपके चेयरमैन जो वो बनाए गए हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनसे पहले जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जो आपके डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती है ना ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपके KN व्यास का जो वो स्थान लिए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 3 अगस्त 1948 को हुआ था, और किस विभाग के तहत जो वो किया गया था, तो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत जो वो किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, और इसका जो मुख्यालय है ना मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय ये आपका मुंबई में स्थित है।
2016 में जो है कौन सा नोट जो है वो बंद हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार में 2016 में जो आपका डीमोनेटाइजेशन किया गया था और कब किया गया था एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में रखना है। 8 नवंबर 2016 को जो है ये आपका डीमोनेटाइजेशन जो वो किया गया था और इसमें 5000 और 1000 रुपये के नोट को जो वो बंद कर दिया गया था। तो 5000 और 1000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी समय जो है पीएम मोदी ने जो है नए 500 और 2000 रुपये के नए नोट आने की घोषणा भी जो वो किए थे। हालांकि 2000 का नोट भी जो है अब आपका जो है वो प्रचलन से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहला जो डीमोनेटाइजेशन है यानी मुद्रा विमुद्रीकरण जो है ये कब हुआ था? तो देखिए देश में जो पहला जो आपका विमुद्रीकरण है ना ये आपका 1946 में हुआ था और इसमें आरबीआई ने जो है 1000 रुपये और 10,000 रुपये का नोटों का जो वो विमुद्रीकरण जो वो किया था। और दूसरा जो आपका डीमोनेटाइजेशन है ना ये आपका 1978 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मिनिमम ओवर रेट पर आवर इन टेस्ट मैच यानी टेस्ट क्रिकेट में जो है गेंदबाजी करने वाली टीम को प्रत्येक घंटे में जो है कम से कम कितने ओवर जो है वो करने होते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीमों को प्रत्येक घंटे में जो है कम से कम 15 ओवर जो वो करने होते हैं। तो 15 ओवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका टेस्ट की बात हो गया। अगर ओडीआई मैच की बात कर ले तो देखिए ओडीआई मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम को जो आवश्यक 3.5 घंटे में जो है ये आपका 50 ओवर करना होता है, जिनमें प्रत्येक 1 घंटे में जो है आपको 14.28 ओवर जो है वो प्रति घंटे जो वो गेंदबाजी करना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अकॉर्डिंग टू रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट यानी नियमों के अनुसार फुटबॉल का जो गोल पोस्ट का जो रंग है ना ये किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नियमों के अकॉर्डिंग आपके गोल पोस्ट का जो आपका रंग है ना गोल पोस्ट और क्रॉस बार का जो रंग है ना ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए। तो सफ़ेद आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में अगर आपका वाइट रंग नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका लाइट येलो जरूर दिया गया होगा। तो अगर सफ़ेद रंग ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका हल्का पीला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी में जो है ये किसके नाम पर जो वो रखा गया है? तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी जो है एक आपका घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है और ये जो आपका रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ना ये रणजीत सिंह जी भिवाजी जडेजा के नाम पे जो वो रखा गया है। तो रणजीत सिंह जी भिवाजी जडेजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी का प्रथम संस्करण जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका 1934-35 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023-24 का जो संस्करण हुआ था रणजी ट्रॉफी का इसका विजेता टीम कौन रहा है? तो ये आपका मुंबई क्रिकेट टीम रहा है और फाइनल में मुंबई क्रिकेट टीम ने जो किसको हराया था? तो ये विदर्भा क्रिकेट को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइनल मैच जो है ये किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी का जो सबसे सफल टीम है ना ये आपका मुंबई क्रिकेट टीम ही है। मुंबई ने अब तक इसका जो खिताब है ना ये आपका 42वां बार खिताब जो वो जीत चुका है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता से जो आप क्या समझते हैं? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो कहता है कि धर्म की देश के सामान्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए और यह जो है तय करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक जो है वो धर्म नहीं है। यह आपका जो है धर्मनिरपेक्षता से जो वो समझते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का जो है शॉर्टकट की जो है वो पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्टकट की जो है वो नहीं पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया था कि MS वर्ड में जो है सेव का जो ऑप्शन है ना ये कहां पर होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड जब आप खोलोगे ना तो आपको जो है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे कि एक आपका MS वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आपका MS वर्ड हो गया, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फाइल टैब का जो आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर जब फाइल टैब का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा ना वहाँ पर आपको सेव एज जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। तो वहीं पे सेव एज करके जो आपको सेव करना होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ठीक किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर शॉर्टकट की बात कर ले तो ये आपका Ctrl+S होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि ऑन विच बेसिस भरत मुनि डिफरेंशियल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन नाट्य शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र में जो है भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को जो है कितने समूहों में जो है वो बांटा है?
तो देखिए ये जो आपका नाट्य शास्त्र है ना, ये भरत मुनि के द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसमें जो है भरत मुनि के द्वारा 4 समूहों में जो वो वर्गीकृत किया गया था वाद्य यंत्र को। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 4 समूह कौन कौन से हैं? तो पहला आपका औनद वाद्य है जिसे झिल्ली फोन या टक्कर यंत्र कहा जाता है। सेकंड आपका घन वाद्य है जो कि इंडिया फोन या ठोस यंत्र है। थर्ड आपका सुशीर वाद्य जो कि ईयरफोन या पवन यंत्र है। और फोर्थ आपका तात वाद्य जिसे ठोस वाद्य यंत्र या फिर कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र जो वो कहा जाता है। तो ये जो आपके वाद्य यंत्रों को जो है 4 समूह में जो वो वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य से जो है आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत जो है वो दिया गया है। जहाँ पे मैं आपको चारों स्टेटमेंट भी बता देता हूँ कि क्या क्या दिया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51A में है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A में है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही दिया गया था। इसके अलावा आपका थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य का जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया था। और फोर्थ जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया था क्योंकि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो आपका गलत स्टेटमेंट जो वो बताना था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसे आपका USSR जिसका वर्तमान में नाम रूस है और इसे जो है रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा यानी सूर्य के अलावा ये जो है कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा ये आपका सूर्य है और सूर्य के बाद जो दूसरा जो आपका नज़दीक का तारा है ना, ये आपका अल्फा सेंटोरी है जिसे अल्फा सेंटोरी को जो है ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन में आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी दिया गया था। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगीत नाटक एकेडमी का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है ये आपका 1953 में हुआ था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपके 23 प्रश्न हो गए। 24वां